नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से कराने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है प्रिंट मीडिया में काम किया है और उनका बहुत ज्यादा सम्मान है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है अरुण कुमार खरे साहब। अरुण कुमार खरे साहब ने पत्रकारिता बहुत जी जान से की और हमेशा जो है सत्य को सत्य की तरीके से जो है दिखाया। कभी पीठ पत्रकारिता की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, जैसा कि आजकल माहौल खराब हो गया है। उसके बावजूद इनकी लेखनी हमेशा निष्पक्ष और निर्भीक रही है। आइए मिलते हैं अरुण कुमार खरे साहब से। नमस्कार खरे साहब। नमस्कार नमस्कार सिराज भाई। मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो है अपने पत्रकारीय जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि आपने कहां से सफर शुरू किया और इतने वरिष्ठ पत्रकार बनने तक आपको कैसी कैसी समस्याओं और अड़चनों का सामना करना पड़ा। सवाल बहुत अच्छा किया आपने सिराज भाई। मैं तो देखो जमीनी पत्रकार रहा हूँ और मेरी शुरुआत अगर आप देखें जी तो इलाहाबाद के भारत अखबार से जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के नरैनी कस्बे से स्टिंगर के रूप में हुई थी जी। और भारत अखबार में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस वक्त ये बात है, शायद मैं उस वक्त एमए कर रहा था 78 में जी। 78 से मैंने पत्रकारिता की स्टिंगर के रूप में शुरुआत की। उसके बाद मेरा रुझान थोड़ा सा बढ़ा पत्रकारिता में जी। और मैं यहाँ एक बहुत जुझारू अखबार था जिसका संपादक हत्याकांड आपको याद हो जी। जिसमें एक मध्ययुग अखबार कहलाता था जी। एक साप्ताहिक अखबार होता था मध्ययुग जी। और उसके संपादक सुरेश चंद्र गुप्ता का मर्डर जो है जी। वो पुलिस ने और कुछ माफियाओं ने मिल करके किया था। लोन घोटाला उसमें छापा गया था। जी। तो मैंने तो पत्रकारिता की। उसके बाद फिर मध्ययुग में मैंने नौकरी की 1 साल जी। और वहाँ तो बस रोटी पानी होती थी, लेकिन रुझान इतना बढ़ गया था कि पैसा मिले या न मिले पत्रकारिता करनी जी। तो मैं पढ़ाई 18 डिग्री कॉलेज से जी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पत्रकारिता में आ गया। जी। और उसके बाद एक अखबार निकलता था उरई और बांदा से एक साथ शुरू हुआ था, दैनिक कर्मिक प्रकाश। जी। दैनिक कर्मिक प्रकाश में मैं सब एडिटर हुआ जी। और रिपोर्टर हुआ। जी। और सबसे बड़ी मुझको जो प्रेरणा मिली वो ये मिली कि मेरे नरैनी कस्बे से कालिंजर पोर्ट 14 किलोमीटर है। जी। वहाँ की जब मैंने पहली बार रिपोर्टिंग की और वहाँ मूर्तियों के बारे में टूटी फूटी मूर्तियाँ चोरी हो रही थी, जो अफसर आता था वो उठा ले जाता था, ये जब लोगों ने बताया जी। तो मैंने उस पर एक बड़ी स्टोरी मध्ययुग अखबार में की थी। जी। पूरे फुल पेज की स्टोरी थी वो। जी। और उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तब जो है ब्लॉग छपा करते थे, हाँ हैंड कंपोजिंग होती थी और ब्लॉग छपते थे। तो इलाहाबाद से उसका मूर्ति का ब्लॉग बनवाया गया पोर्ट का। जी। और जब वो छपा तो ये उस वक्त जो है ये आपका पुरातत्व विभाग का जो सर्किल ऑफिस था वो पटना था। जी। तो पटना से वो अखबार पता नहीं कैसे पटना पहुंचा। पटना से अफसरों की टीम आई, उन्होंने सर्वे किया और कालिंजर का रख रखाव किया। मुझको स्पेशली चिट्ठी आई। जी। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ा काम है, ये तो मैंने इतना बड़ा काम कर लिया। जी। बस वो धुन और फिर पत्रकारिता मेरे जीवन का अंग बन गई। मैंने सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, परीक्षा भी दी, लेकिन फिर मैंने पेपर छोड़ दिए। जी। और बस फिर उसके बाद से मैंने जीवन में कभी कोई दूसरा काम नहीं किया, पत्रकारिता में आ गया। आप शॉर्ट में बताइए पूरे पेपरों के नाम की, कितने पेपरों में काम किया आपने? इसमें यहाँ बांदा लोकल में अपने मध्ययुग कर्मियों, इसके बाद मैं गया आपका भास्कर अखबार में रहा मैं झांसी। जी। उस वक्त जो है तो 3 जगह से निकलता था ये। जी। उसके बाद में 88 में वीर अर्जुन अखबार मैंने ज्वाइन किया। जी। वीर अर्जुन में रहा मैं 96 तक। फिर मैं कुवैत टाइम्स में वहाँ उन्होंने नई पोस्ट क्रिएट की थी जिसमें चीफ रिपोर्टर और मेट्रो एडिटर एक होता था, मेट्रो कोऑर्डिनेटर। जी। माधव कांत जी मिश्र हमारे संपादक होते थे। जी। माधव कांत जी, तिलम छारिया जी इन लोगों के सानिध्य में उसमें आप भी रहे हैं। जी। आप भी उस अखबार में थे। जी। और फिर वहाँ से इसके बाद वो जब 2000 में अखबार बंद हुआ तो फिर मैंने हरिभूम अखबार ज्वाइन किया। जी। और लगभग लास्ट तक ये मानिए कि हरिभूम अखबार में ही
उसके बाद 2016 से मैं पत्रकारिता की सक्रिय भूमिका से अपने को मैंने मुक्त कर लिया जी। और अब अपने मैं होम टाउन बांदा में हूँ जी। और बस यही थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जो होता है जी वो हो जाता है। अच्छा खरे साहब, ये बताइए क्या पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नए लड़के लड़कियां अब आ रहे हैं और पहले के मुकाबले अब डिजिटल युग होने की वजह से, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने की वजह से पत्रकारिता का स्वरूप काफी बदला है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सकारात्मक क्या हुआ और नकारात्मक क्या हुआ, दोनों पे प्रकाश डालें ताकि नए बच्चे जो है कुछ सीख सके, समझ सके। देखिए, पत्रकारिता जब इसको कहा जाए कि उस दौर की जो 70-80 के दशक की जो पत्रकारिता थी, 80 से समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग 80 में आए जी, है ना, तो उस वक्त जो है वो पत्रकारिता का ये नहीं था कि हमको पत्रकार बन करके पैसा कमाना, बड़ी तनख्वाहें हो जाएंगी जी। उस वक्त तो ये होता था कि हमको पत्रकार होना है जी। ये लगता था कि अगर हमको कुछ भी, अगर हमारे जीवन यापन रहने के लिए भी हो जाएगा तब भी हम पत्रकारिता कर देंगे। बिल्कुल और सही। एक और महत्वपूर्ण बात थी जी। महत्वपूर्ण बात ये थी कि उस वक्त पत्रकारिता में ऐसे परिवारों के लोग आते थे जी, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां नहीं होती थी। जी, क्योंकि वो जानते थे कि पैसा तो है नहीं इसमें। जी, है, अगर हमको काम करना है, मान लीजिए रहने की जगह मिल गई, खाने को मिल गया, जी, तो उतना ही काफी है। जी। तो अब उस वजह से ये नहीं था कि हमको पैसा कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करना है, इसलिए पत्रकारिता एक मिशन के रूप में हम लोगों ने उसको शुरू किया। जी। लेकिन उस वक्त जरूरतें भी निश्चित रूप से कम थी। एक साइकिल लेकर के हम पूरे शहर की पत्रकारिता कर लेते थे। जी। आज वो संभव नहीं है। जी। तो हमारी जेब में 5 रुपए भी होते थे जी। तो हमको बड़ी वो होती थी कि यार बहुत है। जी। अब आज हम 5 रुपए में कुछ नहीं कर सकते। जी। तो सवाल ये कि पत्रकारिता का दौर बदला। जी। तो तब की तुलना आज की पत्रकारिता से उसकी तुलना मुझे लगता है तो वो नहीं की जानी चाहिए। वो दौर अलग था, ये दौर। आज पत्रकारिता जो है वो कैरियर ओरिएंटेड हो गई। जी। आज हम पढ़ लिख करके इसलिए आते हैं। जी। और आज पत्रकारिता में तब तो ये था कि मान लीजिए हमको हिंदी में पत्रकारिता करनी है, एक लोकल आदमी सोचता था कहाँ तक जाएंगे, लखनऊ तक चले जाएंगे। जी। है ना। दिल्ली वाली पत्रकारिता के लिए अलग किस्म के लोग होते थे उस दौर में। जी। है। और लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि जब पत्रकारिता का क्रेज बढ़ा, पत्रकारिता में कुछ पैसा आया, तब उसमें जो है पढ़े लिखे लोग उसको कैरियर बनाने के लिहाज से आने लगे। जी। और जब हम किसी चीज को कैरियर बनाते हैं तो उसमें एक मिशनरी भावना खत्म होने लगी। बिल्कुल सही। भाई अब मैंने दिल्ली में पत्रकारिता की। जी। जब मैं दिल्ली में 86 में जब मैं आया तो एक प्रचंड अखबार में मैंने काम किया। जी। ठीक, साप्ताहिक अखबार होता था वो। जी। पैसा तो देता था लेकिन वो उसका मालिक टूट के पैसा देता था। पता चला कि हमको अगर 2000 रुपया महीने में पाना है जी, तो वो कभी 300, कभी 200, कभी 400, तो पता चलता था कि हमेशा जेब में कड़की बनी हुई। जी। वो एक दौर होता था। जी। इसके बाद जब पत्रकारिता, अब जो आधुनिक पत्रकारिता आ गई जी, तो अब ये इसमें कैरियर है। इसमें आदमी अब अगर उसको पत्रकारिता, बांदा जैसा छोटा शहर जहाँ हम 5 टन पत्रकारिता कर लेते थे जी, आज रिपोर्टर को मोटरसाइकिल जरूरी जी। आज उसके पहनने के पहनावा और हवा सारी चीजों में परिवर्तन आया है जी। उसके परिवार के लिए जरूरी है, मोबाइल फोन जरूरी है, पेट्रोल जरूरी, बहुत सारी चीजें जो तब नहीं थी। तो उसके लिए पैसा चाहिए जी। तो जब पैसे पर चीज हो जाती है तो अखबार के मालिकों को भी पैसा चाहिए जी। तो इस तरीके से सारी चीजें बदलती गई। बस फर्क ये जो बेसिक आया ये कि आज ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा समझदार लोग पत्रकारिता में तो आ रहे हैं जी, लेकिन पत्रकारिता की दिशा बदल गई जी। अब हमको दुख नहीं होता जी। मैं एक बहुत छोटी सी घटना आपको बता रहा हूँ जी, कि मैं जब मानला शहर में पत्रकारिता करता था तो रिपोर्टिंग के दौरान मैं अस्पताल के पास था, तो एक बच्चे को मैंने देखा, उसका बाप उसको कंधे में रखे हुए था। वो सेब देख करके उसकी ललचा रहा था, उसने जिंदगी में सेब नहीं देखा जी। जब मैंने उससे पूछा तो उसके पिता ने कहा कि ये कौन सा फल है जी। तो उसको जब बताया और मुझे तब ये लगा तो मैंने उस पर भी एक स्टोरी कर दी जी। तो ये भावुकता की बात होती थी पत्रकारिता जी जी। आज हम लोग यथार्थ जीवन में जी रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। आप देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, अभी एक्सीडेंट में 39 लोग कहीं मरे थे जी। ठीक, पहले पेज पे खबर नहीं थी, सोचिए आप जरा। सही बात है। एक दौर में हम लोग अगर कोई दुर्घटना में 10 लोग भी मर जाते तो लीड खबर बन जाती थी जी।
देश के किसी भी हिस्से की खबर होती है तो मानवीय संवेदनाओं का ह्रास हुआ है। राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है हर चीज पर कि सारी चीज राजनीति। तो अब किसी को कहा तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि समझदारी विकसित हो रही है धीरे धीरे। और ये दौर तो खैर पत्रकारिता के पतन का है, पत्रकारिता के पतन का नहीं कहेंगे, अखबार मालिकों के पतन का दौर है। अच्छा, एक चीज का जवाब दीजिए कि जैसे जिन पत्रकारों को आज बड़ा पत्रकार माना जाता है, तथाकथित तौर पे बड़े पत्रकार माने जाते हैं, जैसे रवीश कुमार हो गए, राजदीप सरदेसाई हो गए, अंजना ओम कश्यप हो गए, बरखा दत्त हो गए, और आपके प्रणव गोस्वामी हो गए, रजत शर्मा हो गए, ठीक है, इन लोगों को एक स्तंभ के तौर पे माना जाता है मीडिया में जो है कि ये बहुत बड़े पत्रकार हैं, तबकि इनके कारनामे ऐसे हैं कि कोई लेफ्ट की भावना को लेके चलता है, कोई जो है कांग्रेसी पिट्ठू बना है, तो कोई बीजेपी और मोदी का गुणगान करता है। तो क्या इन लोगों की ये पत्रकारिता लोकतंत्र और पत्रकारिता के लिए सही है? सिराज भाई, ये होता तो देखो पहले भी रहा है जी, लेकिन ये उस लेवल पर होता नहीं था जी। और इधर क्या हुआ है, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से सारी चीजें बहुत बदली हैं। दोस्तों पहली चीज जानते हैं क्या हुई जी? पहली चीज ये हुई है कि जितनी स्टेब्लिश संस्थाएं हैं, जो विश्वसनीय संस्थाएं थी जी, उनको अविश्वसनीय कैसे बना दिया जाए। इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है जी, लोगों के विश्वास को खंडित कर दिया। जैसे हम मान लीजिए, हमको मान लीजिए पत्रकारिता पर विश्वास था, ठीक है, और लोग पत्रकारों को विश्वास करते थे, पत्रकार पास अपनी बात कहने जाते थे। तो सबसे पहले इस सरकार के जो उसका प्रोपेगेंडा तंत्र था उसने पत्रकारिता को इतना अविश्वसनीय बना दिया, अविश्वसनीय बना दिया कि लोग गाली देने लगे। और इनका जो तंत्र था वो, चूंकि उस वक्त इनके मुकाबले इन्होंने शुरुआत की थी उस तंत्र की, इस्तेमाल किया था उस तंत्र का, तो बच्चा गली गली लगने लगा, पत्रकार से बेईमान भ्रष्ट कोई नहीं होता। और ये करके उन्होंने अपने पिछू पत्रकार तैयार कर लिए, ठीक है ना। तो पहला चरण उन्होंने ये किया। फिर उन्होंने दूसरा हमला किस पर किया? दूसरा हमला उन्होंने न्यायपालिका पर किया। न्यायपालिका को उन्होंने अविश्वसनीय बना दिया। तो आम की भ्रष्टाचार करते हैं, जज ठीक नहीं होते हैं, और इनकी जो है जिस तरीके से इनका चयन होता है वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसी तरीके मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने लोकतंत्र के जो मजबूत स्तंभ थे सबसे पहले उनको ढहा दिया, यानी कि पब्लिक का यकीन खत्म हो गया। जब पब्लिक का यकीन खत्म हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होती है। हम लाख कहें, आज पत्रकारों को मैं पत्रकारों को बेईमान नहीं मानता, मैं पत्रकार के ईमानदार मानता हूँ। तो आप जिन बड़े पत्रकारों को जिनका नाम ले रहे हैं, ये एक दौर में इनका नाम था, इनकी विश्वसनीयता थी, लेकिन चूंकि इनको किसी ने अपने पाले में खींच लिया तो एक बहुसंख्यक पत्रकारों को तो आम जनता ने खारिज कर दिया। सही। इनको सरकार ने जो अपने पाले में खींच लिया तो जो जनता, जो बची हुई जनता थी, उसने इनको नकार दिया। तो क्या हुआ कि दोनों ही पक्ष जो है वो नकार दिए गए। सही है। तो जो सरकार के पक्ष के पत्रकार हुए उनको जनता ने नकार दिया। तो जो जनता के पक्ष वाले पत्रकार थे उनको सरकार ने और उनकी आधी आबादी ने उनको नकारक साबित कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर के इतना कर दिया, अरे खबर बेकार, अविश्वसनीय, यानी कि हम सरकार के खिलाफ कोई खबर आए अब तो लोग विश्वास नहीं कर पाते, उनको लगता है यार ये खबर सही नहीं है। और पत्रकार खांचे में हमको दिखने लगा। हमको पत्रकार, चूंकि देखो पत्रकार का काम क्या है, पत्रकार का जो मूल कर्म है, मूल कर्म यह है कि सरकार की कमियों को एकदम सरकार का काम ये नहीं कि हम तारीफ छापें। सरकार ये काम सरकार के PR डिपार्टमेंट इतना बड़ा होता, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो उसका काम अखबार में विज्ञापन दे के बताए। पत्रकार का काम ये है कि सिस्टम की खामियों को, गड़बड़ियों को उजागर करें। ठीक। अब वो सिस्टम ही जब बंद हो गया, अब हम लाख अच्छे, मान लीजिए जब आप अखबार मालिक हो, अब आप ही अगर घुटने टेक दो तो हम क्या करेंगे बताइए ना, हमको तो जीवन यापन करना है। अब आज वो पत्रकार नहीं कि झोला उठा के चल देगा, क्योंकि तब जरूरत नहीं थी, आज जरूरत है। आज दिल्ली में जो पत्रकार जो है पत्रकारिता कर रहा है, उसने मकान ले रखा किराए का, ठीक है, उसको राशन पानी चाहिए, उसके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी मजबूरी है कि वो उस
चीज को करे जो अखबार के मालिकान कह रहे हैं, नहीं छापना नहीं छापेंगे। सवाल ये होता है, इसलिए हम पत्रकारों का इसमें मुझे लगता है कोई दोष नहीं है। इस सिस्टम और इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार, भाई सीधी बात है, पिता जो संस्कार देता है वही तो बच्चों में आता है ना। सरकार जो संस्कार देती है वो जनता में आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पत्रकारीय संस्थान है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल हो या प्रिंट मीडिया हो, उन लोगों ने अपने दायित्व को ईमानदारी से नहीं निभाया। सरकार से लाभ के लिए या डर के मारे घुटने टेक दिए, इसलिए पत्रकार भी मजबूर हो गए क्योंकि वो वेतनभोगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मानना है। मैं यही मानता हूँ। मैं पत्रकार को आज भी मानता हूँ कि ईमानदार है। अब एक आप बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ जी। किसी जिले में जी, और यूपी के हर जिले में आप जानते हैं बालू की खदान तो लगती है। एकदम सही है, ठीक है। पत्रकार जो है वो खबर लिखता है, भेजता है। ठीक। जिले के जो अफसर हैं या जो ठेकेदार हैं वो प्रदेश के अखबारों के संपादकों तक से संपर्क है उनके जी। वो खबर भेजता है, वो खबर 4 दिन नहीं छपती जी। ठीक है। वो पूछता है खबर क्यों नहीं छपी, उनका नहीं रहने दिया वो खबर, उसको नहीं छापना। ठीक। उसको पता चल जाता है कि ये ऊपर तक पैसा पहुंच गया। ठीक है। जब वो 4 बार और करता है, कोशिश करता है इधर उधर करने की, तो वही ठेकेदार जो होता है या वही अफसर जो खनन का अफसर होता है, वो कहता है पत्रकार से सब कोई ले रहा है, तुम भी ले लो 5,000, चलो काम करो अपना, हटाओ। अब बताओ पत्रकार क्या करे? अगर वो नहीं लेता है तो उसकी कौन सी ईमानदारी खत्म हो जाती है, ये बताइए ना। क्यों ना लेना चाहिए जब वो पता है उसको कि खबर छपनी नहीं है कि 5,000 रुपए तो मेरे बच्चे के काम आ सकता है। अगर वो मना कर देता है तो बताइए कौन सी ईमानदारी हो जाती है? आप सही कह रहे हैं। तो ये व्यवस्था में बैठे हुए बड़े लोग हैं, वही जो है सच्चे और अच्छे लोगों को भी भ्रष्ट और नकारा बना देते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ऐसा होता है, यही हो रहा है। और जो स्टिंगर है बेचारा, जिसको आप अखबार वाले पैसा भी नहीं दे रहे हैं या मान लीजिए कम तनख्वाह ले रहे हैं, वो फिर क्या भेजेंगे, क्या करें? तो उसका भी मुंह बंद करने के लिए लोग डाल देते हैं कि चलो कम से कम भोंकेगा तो नहीं, क्योंकि वो मौखिक सही कह रहे हैं। इसका मतलब अगर मीडिया घराने और पत्रकार समूह सच्ची पत्रकारिता स्थापित करना चाहते हैं तो उनको अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा और ऐसे पत्रकारों को सहारा देना चाहिए। यही होना चाहिए। बहुत से ईमानदार पत्रकार जो काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास विकल्प नहीं है। कहाँ जाएं, वो क्या करें बताइए ना। अब 40 साल से कोई पत्रकारिता कर रहा है कोई आदमी जी, अब इस वक्त छोड़ के वो कहाँ जाएगा? आप बताओ हमको जी, क्या विकल्प है उसका? इसलिए पत्रकार की मजबूरी को समझना चाहिए। जनता को उन अखबारों को बहिष्कार करना चाहिए जिन अखबारों में सरकार की बातें हैं, जनता की बात नहीं। ये जनता ही कर सकती है और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। अब हो गया वैसे भी, अब लोग अखबार पढ़ते नहीं क्योंकि बहुत दिन की आदत पड़ी हुई है। इधर कोरोना काल में तो और भी वो किया है, अखबारों को सर्कुलेशन घटा है। अखबार नहीं पढ़ना पसंद करते क्योंकि हम पत्रकार हैं, तो हमने तो बीच में बंद भी किया था, लेकिन हम मंगा लेते हैं, चलो एक सरसरी नजर डाल लेंगे। कोई रुझान नहीं पत्रकारिता, क्योंकि अब जो पत्रकारिता में जो अच्छे लोग हैं अपने अपने चैनल चला रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उनको लोग अब ये मानने लगे हैं कि क्योंकि वो सरकार विरोधी बात करते हैं। तो जब मैंने बताया ना, पत्रकारिता का मतलब सरकार की नीतियों की बख्शियाव देना, तो उनके बारे में ये भ्रम फैला दिया गया कि साहब तो सरकार विरोधी, ये मतलब बदनाम कर देने वाली चीज। तो अब सवाल ये है, अब सारी विश्वसनीयता ही जब आप किसी चीज की खत्म कर दोगे, तो आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे आपका सबका काम यही है कि हम पत्रकारिता की, न्यायालय की और आपकी इसको कहना चाहिए कि और भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी विश्वसनीयता के लिए काम करने की जरूरत है। अपने अपने स्तर पर उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। ये आज की जरूरत है और पत्रकारिता की भी यही जरूरत है। मुझे जो ऐसा लगा, मेरा जो अपना छोटा सा अनुभव है। और बाकी जब रही बड़े पत्रकारों की बात, तो यार हमेशा से आप भी भाई देखते रहे हैं। इस जमाने में हिंदुस्तान टाइम्स को माना जाता था कांग्रेस का माउथ पीस है, तो वो उसको लाभ मिलता था जी है। इसके बाद फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का भी भ्रम कब टूटा
जब साहू जी एक हवाला वाले मामले किस्म मामले में फंसे थे, उन्होंने अपने अखबार से कहा था कि सरकार को परेशान करो और सरकार को से मामला निपटवाओ। आपको याद होगा वो मामला हुआ। सही है। लेकिन जब कुछ नहीं कर पाए तो उनको भी लगा रहे अखबार की कोई ताकत नहीं। तो अखबार ये सब, क्योंकि उस वक्त उसमें अच्छे लोग थे तो ये सब काम नहीं कर सकते थे मालिक के तहत। आज तो संपादक की नाम की संस्था ही खत्म हो गई जी। आज तो संपादक का मतलब यह है कि मालिक ने कहा कि सर के बल खड़े हो जाओ तो उसको सर के बल खड़ा हो जाए जी। तो आजकल इस्तेमाल किया जाता है संपादक का कि वो क्या करे। तो लेकिन नए लोगों को ये सारा स्टडी करनी चाहिए पत्रकारिता की, और इन सारी बुराइयों से बचते हुए अपने अपने काम को करना चाहिए। नहीं, पत्रकार आपने एक सवाल का जवाब दिया कि जो लोग निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, उसकी कमियों को उजागर कर रहे हैं, तो उसको जनता सरकार विरोधी मानती है। तो क्या पत्रकारिता का जो मेन मकसद है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता जो ये कर रहे हैं सरकार विरोधी, अगर ये सरकार की कोई सही चीज भी दिखाएं और बताएं जनता को, तो एक बैलेंस पत्रकारिता करने वाला आदमी ज्यादा सम्मानित हो सकता है, क्योंकि जनता उसकी रेलिवेंसी को ज्यादा पहचानेगी कि ये तो दोनों बातें कह रहा है। नहीं, हम क्यों करें भाई, हम इसके लिए थोड़ी है, हम सरकार की तारीफ करने के लिए तो नहीं है। कई सरकार की जो नीतियां लाभ पहुंचा रही है मान लीजिए जी, ठीक है ना, और हमको दिख रही है धरातल पर जी, तो वो लोग लिखते हैं, आर्टिकल में लिखते हैं, खबरों में लिखते हैं कि सरकार की इस नीति से फायदा हुआ। अब जैसे इस सरकार की जो है ये आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, 2.5 लाख रुपए वाली, इस योजना की तारीफ की जाती है। इसमें कम से कम आप इस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई बिचौलिया तो नहीं खा रहा है। भाई आपने जमीन, जिसके पास गरीब आदमी पास है जी, जिसके पास अपना कच्चा घर है, हम पक्का बनाने के लिए 2.5 लाख हम दे रहे हैं, वो अपना 2 लाख 3 लाख अपना लगा करके बढ़िया चीज बना रहे हैं। कम से कम ये तो नहीं है कि नहीं साहब हम बना के दे रहे हैं तो 2 लाख की लागत में 1 लाख का बना के दे दिया और 1.5 लाख खा गए। तो ये तारीफ वाली जो चीजें तारीफ हो रही हूँ, लेकिन उसके विपरीत जो और दूसरी चीजें उसकी तो बुराई की जाएगी। तारीफ क्यों हम करते? मेरा सवाल यहाँ पे है, जैसे मैं नाम लेके ही बात करूंगा, प्रणब प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और आपके अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, ये 4 ही नाम लिए, और भी होंगे 14 होंगे। ये 4 लोग सुबह से शाम तक, चाहे रवीश कुमार क्यों ना हो, ये सुबह से शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की बगिया उधेड़ते रहते हैं। क्या इनको कोई भी ऐसी खबर नहीं मिलती है जिसमें कांग्रेस या विपक्षी दलों को जो है नकारा साबित किया जा सके या उनको पर्दाफाश किया जा सके, या कोई भी ऐसी खबर नहीं मिलती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों या केंद्र सरकार की कोई अच्छी चीज को वो बता सके? मेरा सवाल ये है, सीधा सवाल। नहीं तो मैंने आपको इस सवाल का उत्तर पहले दे दिया जी। मैंने कहा कि इस सरकार ने जो शुरुआत में जो काम किया है जी, कि कुछ लोगों को मतलब जब उनकी विश्वसनीयता खत्म कर दी, ठीक है जी, जब विश्वसनीयता खत्म कर दी वो अलग थलग पड़ गया जी, और एक को अपने खांचे में खींच लिया जी। जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं जी, ये भी ईमानदार पत्रकारों को श्रेणी में गिने जाते थे जी। आपने जब इन्होंने सरकार के खिलाफ ये टेलीविजन चैनलों में काम करते थे, अखबारों में लिखते थे, बड़ा करते थे, इनको आपने बिल्कुल दुश्मन साबित कर दिया जी, और इनको अलग थलग कर दिया जी, इनकी नौकरियां छीन ली आपने जी, ठीक है, और आपने एक अपना जो है चमचा ग्रुप तैयार कर लिया पत्रकारों को जी, जो इनके पैरेलल, जो इनसे योग्य नहीं किसी भी मामले में जी। तो अब आप ये बताइए कि ये क्या करें भाई? इनको अब ये यूट्यूब चैनल का युग है, जो चीज देखी जा रही है जी, और उसमें यूट्यूब में कमाई भी होती है जी, तो क्या विकल्प है? लेकिन हाँ, आपकी बात सही है, इनको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए जी। और मुझे लगता है कि शायद ये, मैं लगातार तो नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो इनको करना चाहिए। नहीं, अब जैसे राबर वाड्रा है, राबर वाड्रा का जो है जमीन का जो है नेक्सस जो था, FIR हुई, फलाना हुआ, धमाका हुआ, उसको लेके इन जो पत्रकारों का मैंने नाम लिया वो कभी नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही चाहे अर्णव गोस्वामी हो, सुधीर चौधरी हो, रजत शर्मा हो, मैं अंजना ओम कश्यप हो, मैं नाम लेके कहता हूँ, और इन लोगों को जो है कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती कांग्रेस में, इनको बीजेपी ही सबसे अच्छी दिखाई देती। तो ये चीज जो है घातक है ना। तो यही मैं आपको यही चीज तो मैं कह रहा था ना कि ये किसने किया जी, ये वर्गीकरण किसने करा दिया?
ये मीडिया के बड़े लोग हैं जी, ठीक है, इन पर हम भरोसा करते थे। जब ये टेलीविजन पर आते थे, बोलते थे कोई चीज जी, तो हम कहते थे टेलीविजन में बोला गया है। जी, लेकिन आज इनको देखने के बाद हमको तुरंत आ जाता, अरे ये तो कांग्रेसी है, अरे जी, ये तो भी भाजपा ही है। जी, यानी कि हमने दोनों खारिज कर दिया ना, जी, हमने दोनों खारिज कर दिया। सरकार क्या चाहती? सरकार तो यही चाहती थी जी, कि दोनों खारिज हो जाए, हमारे खिलाफ वाला भी खारिज हो जाए, हमारे पक्ष वाला भी खारिज हो जाए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जनता इस पर कोई भरोसा ही न कर पाए कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा, फिर राजनीतिक सवाल पूछ लें। राजनीतिक सवाल ये है कि अभी हाल में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, इसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आ गई और उत्तर प्रदेश में खास तौर से अखिलेश यादव को प्रचार प्रसार में योगी पे भारी दिखाया जा रहा था। तो एक पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिटिक की हैसियत से आप बताइए कि ऐसा क्या हुआ खास तौर से यूपी में कि अखिलेश को मुंह की खानी पड़ी और योगी दोबारा आ गए? इसमें क्या मांगते हैं आप? देखिए, यूपी में योगी के दोबारा आ जाने का जी, सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, जी, और वो कारण ये रहा कि वो जो एक जिसको कहना चाहिए हिंदूवादी और उनका हिंदुत्व वाला चेहरा जो था, जी, और उस बीच इतना हिंदू मुस्लिम वाली जो चीज थी जी, वो, और दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो टिकट वितरण की जो रणनीति थी जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जी, और तीसरी चीज ये थी कि उनका ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा था और ये विपक्ष यूनाइट नहीं हो पाया। तो दिखने में तो लगता था, क्योंकि जो मुखर विद्रोह बताया ना कि बेसिक चीज क्या है कि जो मुखर लोग जो फेसबुक वगैरह में दिखते हैं जी, ठीक है, जी, वो वहाँ तो सब चीजें लगती थी कि अरे तो गई, अब ये तो बीजेपी गई लगता था ये। जी, लेकिन जिस तरीके से ये बसपा टूटी थी, बसपा, जी, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, जी, वहाँ उस मोहल्ले में जी, मायावती का वोट बैंक है जी, 90%, जी, ठीक है। जी, तो मैंने उन लोगों से पूछा, जी, यार क्या स्थिति है मायावती की? तो यार ये तो कोई आया ही नहीं मायावती का, और ये हमको मकान मिल गए हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, अनाज मिल ही रहा है। तो इसका भी एक बड़ा फर्क था, जिसको जो पत्रकार जो गांव तक नहीं गए हैं जी, वो इसको नहीं पकड़ पाए। जो शहरी इलाकों में थे उन्होंने तो अपना शहरी देखा, शहर में तो आदमी मुखर हो जाता है, गांव का वोटर मुखर नहीं होता। लेकिन उसको समझने के लिए घंटे 2 घंटे उसके बाद बैठना पड़ता, चाय पीना पड़ती, तरह तरह से बात करना पड़ता, तब जाकर के समझ में आता है कि एक्चुअली ये सोच क्या रहा है, इसकी नीयत क्या है, ये क्या करेगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मोदी का चेहरा, योगी जी का कार्य करने का तरीका बदल रहा है, अब चेंज हो रहा है, इसको आप महसूस कर रहे हैं जी। तो अब इसका लाभ भविष्य में किसको मिलता है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आने वाले लोकसभा के चुनाव में 24 में अभी भी विपक्ष जैसे एकजुट नहीं रहा यूपी में, तो अभी विपक्ष एकजुट दिखाई नहीं दे रहा है या उसके आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या 24 में भी इस तरह से तो बीजेपी जो है मैनेज करके जो है सत्ता में आ जाएगी? आप क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि आ जाएगी, इसलिए कि देखिए 2 चीजें हैं जी। आप भी बताइए हमको नीचे लेवल पर, ऊपर लेवल का तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली के राष्ट्रीय अखबारों में क्या है जी। बेसिक चीज क्या है कि अब ये जो सत्ता आई है 14 के बाद जी, और जो इससे पहले थी, दोनों में मौलिक अंतर जो है वो आर्थिक नीति का। जी। कांग्रेस की जो नीतियां थी वो निश्चित समाजवाद की थी। जी। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही दक्षिणपंथी पार्टी रही है और पूंजीवाद पर इसका भरोसा। एकदम सही कहा आपने। अटल जी ने आते ही देखिए शुरुआत भी की थी धीरे धीरे, लेकिन उन्होंने की थी जी। इन्होंने, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं था तो विनिवेश वगैरह धीरे धीरे मतलब जनता को बता करके कि इसमें ये नुकसान है, इसमें ये लाभ है ना, उसमें कोई जिद नहीं थी उसमें। ठीक है, काम उन्होंने भी वही किया था। जी। अटल जी ने जो काम किया था उसी काम को मोदी जी ने फुल बहुमत के बाद उसको फुल बढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस इसका मुकाबला करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस जनता के बीच ये बात ले जाने में बिल्कुल असफल हो गई है कि देश की आर्थिक तस्वीर कैसी हो जाएगी 4 साल 5 साल 6 साल। जी, सही कह रहे हैं। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मंदिर खत्म हो चुका, मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। सही, मंदिर मुद्दा नहीं है। मंदिर के नाम पर भी कोई एक वोट नहीं मिलना था। जी। तो 2024 के चुनाव के लिए इन्होंने बनारस को शुरू कर दिया। जी, ठीक है ना। तो ये इसको गरमा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस या विपक्षी दल थोड़ा एक होकर के आर्थिक नीतियों पर राष्ट्रव्यापी कोई
तस्वीर दिखाएं जनता को। भाई सपना तो आप जनता को क्या दिखाओगे ना, बताओ। भाई मोदी ने तो तस्वीर एक दिखाया, सपना दिखाया है। तो आप बताइए ना 2014 के बाद से कांग्रेस ने कौन सी तस्वीर अच्छी दिखाई जनता को जो जनता मोह में आ जाए। अब उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, योगी तस्वीर दिखा रहे हैं। अब योगी जी का धीरे धीरे हो रहा है कि उनके लिए हिंदू मुसलमान कार्रवाई करने में बराबर रहेंगे। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर रहे हैं वो, क्योंकि उसको भी बढ़ाना है मोदी जी के दबाव में, उस हिंदुत्व को भी बनाए रखना है। लेकिन उनको योगी जी को ही पता है कि अब उनको 24 तक तो कोई हटा नहीं रहा। तो सब बल्कि 24 क्यों, 27 तक, ठीक है 27 तक तो राजा हैं योगी जी। तो इसलिए ये थोड़ा सॉफ्ट रहेंगे, तो थोड़ा सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि जनता में स्वीकारता बढ़े। और स्वीकारता कब बढ़ेगी, जब आप जो है बहुत ईमानदार प्रशासन देंगे। सही, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए आप, एकदम सही कह रहे हैं। अगर वो मस्जिद में कार्रवाई कर रहे हैं तो मंदिर में भी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, सही, ठीक है ना। अगर वो मुसलमान का घर गिरा रहे हैं तो ठाकुर साहब का भी गिरा रहे हैं। एकदम सही है। अगर वो खड़े साहब की जमीन जो अवैध कब्जा की है उसको हटा रहे हैं, तो वो जो है किसी पंडित जी की भी हटा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो मैसेज दे रहे हैं ये मोदी के लिए नुकसानदायक होंगे चुनाव, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का जो अब शासन होगा वो बहुत बेहतर मुझे लग रहा है कि ऐसी उम्मीद है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जो है दिन पे दिन कमजोर होती चली जा रही है, और अभी प्रशांत किशोर जैसे मठाधीश भी वहां गए थे लेकिन शायद बात नहीं बनी। तो क्या राजनीति में प्रशांत किशोर जैसे लोगों की सेवाएं लेना राजनीतिक दलों के लिए सही है? क्या इतनी भी मानसिकता और संघर्ष की शक्ति नहीं रह गई है कि प्रोफेशनल हायर करके जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई जाती है वैसे पार्टी चलाने की लोग सोच रहे हैं? ये गलत है। ऐसे लोगों को राजनीति में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। और जही जहाँ कांग्रेस की बात है जी, तो कांग्रेस को सिर्फ एक काम करना चाहिए जी, कांग्रेस को काम ये करना चाहिए। मैं हालांकि हमारी सलाह का कोई मतलब नहीं है जी कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए कांग्रेस को जी, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस को जितना असंतोष है इस सबको खत्म करने के लिए जी, आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए जी, और राहुल गांधी को पूरी ताकत से कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालना चाहिए जी। पुराने लोगों को, सारे लोगों को हटा देना चाहिए जी। मतलब ये मान के चलना चाहिए जीरो से कांग्रेस की शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में कुछ है नहीं है जी। और जो कांग्रेस में मर्जी से रहना चाहे जी, उसका एक जो है एक सर्वोच्च समिति बना दे, जैसे कार्य समिति तो होती है पार्टी के लिए होगी जी जी, ठीक है, एक कार्य समिति के ऊपर ही बना दे उसमें जी। उसमें 21, 22, 23, 24 लोग जो बड़े लोग हैं, जो पुराने अनुभवी लोग हैं जी, वो सलाह देने के लिए रहे और राहुल गांधी को फुल फ्लैश संभाल लेना चाहिए, कोई बिना हिचक के जी। राहुल गांधी से श्रेष्ठ कांग्रेस में कोई नहीं। अच्छा, राहुल गांधी ने जितनी भी चीजें कही जी कोविड से पहले भी जी, सारी चीजें सही हैं जी। आर्थिक नीतियों पर जो विदेशों में भाषण दिए उनके टुकड़े उठा के देखिए, उनका विश्लेषण करिए, वो भी सही है। अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी इस पर भी वो संकेत कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनके पास पुराने कांग्रेसी सिर्फ वो होता है ना कि नहीं हम बड़े हैं जी, इसकी बात का हम क्या समर्थन करें, तो ऐसे लोगों को सबको बाहर कर दो, अपनी उम्र के लोगों को रखो, नए सिरे से कांग्रेस बनाओ, नई कांग्रेस होनी चाहिए। साहब, एक आखिरी सवाल, आने वाले नए पत्रकारों को जो युवा लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनका कैरियर भी चमके और पत्रकारिता पे जो दाग लग रहा है वो भी साफ हो और एक अच्छी पत्रकारिता की वो शुरुआत कर सके? उसके लिए तो देखिए है कि पत्रकारिता का जज्बा हो पहले के अंदर जी। इसको ये मान के नहीं चले कि हम कैरियर बनाने आ रहे हैं जी, तो ये मान के चले कि हम ये समाज सेवा करने आ रहे हैं जी, और उसमें अपना जीवन यापन करना है जी, तभी एक श्रेष्ठ पत्रकारिता हो सकती है जी। और तभी आप, जब आपके मन का नहीं होगा तो आप उसको त्याग सकते हो जी, लेकिन जब आप उसको कैरियर के रूप में ले लेते हो, पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाते हो जी, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पत्रकारिता में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब नई पीढ़ी पत्रकारिता बहुत अच्छी पीढ़ी आ रही है जी, और उनको थोड़ा भी अगर सीनियर लोगों का सहयोग मिले जो आजकल नहीं मिलता है जी, तो पत्रकारिता की दिशा बहुत अच्छी हो सकती है।
और इस दिशा में एक जो पत्रकारिता के जो विद्यालय चल रहे हैं जी, इनकी स्थितियां अच्छी नहीं है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो पत्रकारिता करके आते थे, हिंदी लिखना भी सही नहीं आती थी, पता नहीं कैसे पास कर लिए जाते थे जी, और जब उनसे पूछते थे पत्रकारिता क्यों आए, पढ़ने के लिए, उनका टेलीविजन के लिए आए। तो ये नहीं, पत्रकारिता में जिसके रुझान है जी, सचमुच में है वही लोग आए पत्रकारिता में। जी, पत्रकारिता अध्ययन का विषय है जी, और हालांकि अब अच्छे लड़के आ रहे हैं, पढ़े लिखे बहुत अच्छे लड़के आ रहे हैं जी, और मुझे नहीं लगता है कि बुरा भविष्य है। जी, पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल होगा। ये एक संक्रमण काल है जी, क्योंकि इतिहास सबक लेने के लिए होता है। ये आज जो कुछ बन रहा है ये इतिहास ही तो है ना। जी, वो पत्रकारों के आने वाली पीढ़ी के लिए ये मार्गदर्शन है और सीनियर पत्रकारों को इस काल का इतिहास भी लिखना चाहिए पत्रकारिता की, कैसे पत्रकारिता खराब हुई, कैसे अच्छी थी। लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो मेरी तो यही है कि नए पत्रकारों को मेरी शुभकामनाएं हैं, खूब अच्छा काम करें और सबसे बड़ी चीज मिशन भाव, उनके अंदर मिशनरी भाव जब तक नहीं होगा तब तक पत्रकारिता की नहीं जा सकती। बहुत ये बहुत ऐसी चीज है कि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार सिराज जी, नमस्कार।